जी, तो अब हम डिजीज़ ऑफ ड्रेनेज सिस्टम करते हैं। आपको लैक्रिमल सिस्टम पढ़ाया था, उसमें एक ड्रेनेज सिस्टम था और एक सिक्योरिटी सिस्टम था। तो ड्रेनेज सिस्टम सबसे पहले डिसऑर्डर आ गया कंजेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था कि ये सुपीरियर पंक्टम था, ये इन्फीरियर पंक्टम था, फिर ये आगे कैनिकुलाई बनता था, कैनिकुलाई जाके लैक्रिमल सैक बना रहा था, लैक्रिमल सैक नीचे डक्ट बना रहा था, तो जाके जो इन्फीरियर मीटर्स के अंदर ड्रेन हो रही थी। तो ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले होगा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि नेज़ो लैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन है। ये जो नेज़ो लैक्रिमल डक्ट है ना, जो लैक्रिमल डक्ट पढ़ाई थी मैंने, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी जिसकी वजह से जो सिम्टम्स आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। कैनलाइजेशन हो जाएगी। नॉन कैनलाइजेशन क्या होगी कि अब ये कैनाल थी पहले सिंपल, ठीक है, अब उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है तो नॉन कैनलाइजेशन हो गई है। तो उसके सिम्टम क्या आएंगे, आपको पता है कि यहाँ से जो टीयर्स थे, सारे टीयर्स यहाँ से गुजर के फिर यहाँ पे नाक से रिमूव हो रहे थे या कुछ माउथ के अंदर रिमूव हो रहे थे, ठीक है, वो होंगे नहीं तो फिर वो आंखों में से आंसू बन के निकलना शुरू हो जाएंगे क्योंकि अब ड्रेनेज सिस्टम ख़राब हो गया हुआ है, तो उसको हम कहेंगे एपिफोरा आना शुरू हो गया है। फिर वो सारा माल गोदाम यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा, नीचे ऑब्स्ट्रक्शन है, ऊपर सारा जो टीयर्स हैं, म्यूकस है, सारा कुछ जमा होना शुरू हो जाएगा। तो उसकी वजह से सुपरसीडल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के खतरात भी होंगे। आपको पता था कि चलता पानी साफ़ होता है, अगर पानी भी रुक जाए तो उसके भी डिसऑर्डर होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही अगर कहीं पे बॉडी में मास जमा हो जाए तो वहाँ पे सुपरसीडल इन्फेक्शन के खतरात बढ़ जाते हैं। और ऐसे ही अगर पंक्टम में ब्लॉकेज आ जाए या फिर हमारे कैनिकुलाई में ब्लॉकेज आ जाए तो यही सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। पंक्टम में ब्लॉकेज आ जाए या कैनिकुलाई में ब्लॉकेज आ जाए तो एक तरह की माल डेवलपमेंट है, हमारा कंजेनिटल डिसऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद हमारे क्लिनिकल फीचर्स आ जाएंगे। क्लिनिकल फीचर्स में ये होगा कि 5% बेबीज़ में हो जाता है, कॉमन है, बहुत ज़्यादा रेयर नहीं है, कॉमन है। तो सिम्टम इसके नॉर्मली 3 से 4 वीक्स बाद आते हैं क्योंकि मैंने आपको टीएस प्रोडक्शन में पढ़ाया था कि जो हमारे लैक्रिमल ग्लैंड है ना, वो 3 से 4 हफ्ते बाद ही अपनी सिक्रीशंस बनाती है। वो उसी टाइम नहीं शुरू कर देती जब बच्चा पैदा होता है, तो 3 से 4 हफ्ते बाद सिक्रीशन बनेगी तो हमें फील होगा कि हाँ अब बच्चा सिम्टम लेके आ रहा है, पिफोरा आ रहा है और मतलब वाटरी आइज़ हो गई, साथ म्यूकोप्यूलिन डिस्चार्ज हो गया है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। फिर हम रिगर्जिटेशन टेस्ट करेंगे। रिगर्जिटेशन टेस्ट की होता है कि आपको पता है कि लेटरली साइड में यहाँ पे नोज़ प्रेजेंट है ना, यहाँ पे अगर हम मसाज करेंगे ना, ये जो लैक्रिमल डक्ट है इसकी अगर मसाज करेंगे तो यहाँ से मटेरियल निकल के हमारा कैनिकुलाई से बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो हमें टेस्ट प्रूव हो जाएगा कि लैक्रिमल सैक के अंदर मटेरियल प्रेजेंट है लेकिन नीचे से ब्लॉकेज हुई हुई है, जो लैक्रिमल डक्ट है ना उसकी ब्लॉकेज हुई हुई है। तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि ये ट्रीटमेंट मतलब ये डायग्नोज कन्फर्म है। फिर हम ट्रीटमेंट तो चलेंगे। ट्रीटमेंट 2 तरह का होगा, कंजर्वेटिव होगा, एक सर्जिकल होगा। कंजर्वेटिव में ये होगा कि स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद ही रिजॉल्व हो जाए। नॉर्मली जो 6 मंथ के अंदर रिजॉल्व हो जाता है 90% बच्चों में, या 9 मंथ के अंदर हो जाता है 95% बच्चों में। तो वरना साथ में हम माँ बाप को ये भी बोलेंगे कि आपने लेटर साइड से जहाँ पे लैक्रिमल सैक प्रेजेंट है ना, यहाँ से 10 बार मसाज करनी है नीचे की तरफ, जहाँ पे ब्लॉकेज है, डक्ट में ब्लॉकेज है ना, तो ऊपर से मसाज नीचे की तरफ करनी है। दिन में 4 दफ़ा करनी है, 10 टाइम, एक दफ़ा में 10 दफ़ा करनी है, मसाज करनी है। ये होगा कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बिल्ड होगा अंदर, जो आपको पता है फ्लूइड प्रेजेंट है बहुत ज़्यादा। तो जब हम नीचे की तरफ मलेंगे, मसाज करेंगे, तो वो प्रेशर डाल के नीचे जो मेम्ब्रेन है, बारीक सी मेम्ब्रेन ही ब्लॉकेज हुई होगी, जो कि नॉर्मली हमारी जब बच्चा पैदा होता है तो नॉर्मली भी बंद होती है, वो 3 से 4 हफ्ते बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। अगर 3 से 4 हफ्ते बाद भी खुद ब खुद नहीं ख़त्म हो रही, मिसाल के तौर पर खुद नहीं हो रही, तो वो कंजेनिटल डिसऑर्डर बन जाएगा। तो वो नहीं ख़त्म हो रही तो हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बनाएंगे, ऊपर से मसाज करेंगे, प्रेशर बनेगा। वो हो सकता है एक दिन वो उस मेम्ब्रेन को फाड़ दे और वहाँ से बाहर निकल आए। जब वो मेम्ब्रेन फट जाएगी तो हमारा डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। तो मसाज भी करनी है और साथ में हमने टॉपिकल एंटीबायोटिक्स भी देनी है कि सेकेंड इन्फेक्शन नहीं होने देना। सेकेंड इन्फेक्शन हो गया तो बहुत हार्श कंडीशन हो जाएगी। अगर थोड़ा बहुत सीवियर केस है तो फिर हम सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ चले जाएंगे। अगर हम 6 महीने हो गए हमें, 9 महीने हो गए हमें, बच्चा ठीक नहीं हो रहा स्पॉन्टेनियसली, तो हमने सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ चल जाना। सबसे पहले प्रोबिंग ट्रीटमेंट आता है, जिसके अंदर एक वायरिंग सी है, वायरिंग सा स्ट्रक्चर है जो कि हम गुजारते हैं। यहाँ से हमने गुजारना है, ठीक है, यहाँ से लेते जाना, लेते जाना, लेते जाना, लेते जाना है, और यहाँ पे अब ब्लॉकेज आई हुई है, ठीक है, वो प्रोब यहाँ से गुजरेगा और इस मेम्ब्रेन को फाड़ के हमारा रास्ता साफ़ कर देगा। सिंपल सा प्रोसीजर है जो कि नॉर्मली 90% केसेस में कामयाब होता है। अगर नहीं होता तो दूसरी दफ़ा करो, दूसरी दफ़ा भी नहीं होता तीसरी दफ़ा करो, क्योंकि ये सबसे आसान है और सबसे मुफीद है। और उसके बाद हम सिंजिंग करते हैं जो कि कन्फर्मेशन टेस्ट है। वो वहीं से ही बिल्कुल हमने जो कैनिकुलाई है ना, सुपीरियर कैनिकुलाई है, यहाँ से सिंज डाल के सलाइन वगैरह डालना। अगर सलाइन यहाँ से गुजर के हमारा नीचे से नाक से बाहर आ जाता है तो ठीक है कि हाँ ओके, जो हमने सर्जरी की है प्रॉब्लम वो कन्फर्म हो गई हुई है। अगर वो नहीं होती फिर उसके बाद हमने अदर सर्जरी की तरफ जाना है। अदर सर्जरी ऑप्शन ये है कि इंटूबेशन में सिलिकॉन ट्यूब करनी है। अब हमने खुद रास्ता साफ़ किया लेकिन हुआ नहीं है, तो फिर हमने एक सिलिकॉन ट्यूब लेनी है, जो बारीक सी ट्यूब होती है,
ठीक है, वो यहाँ से गुजारनी है, यहाँ से गुजार के बिल्कुल ट्यूब डाल देनी है, अपना ही रास्ता बनाना है, कुदरत का रास्ता छोड़ देना है, ऊपर से ट्यूब डाल देनी, नीचे से ट्यूब डाल के तो वहाँ से नाक के रास्ते से अपनी ट्यूब निकाल देनी है, वो ट्यूब ही खुद ब खुद ड्रेनेज करती जाएगी बाद में, क्योंकि रास्ते बनाना है तो रास्ता बन जाएगा। फिर एक बैलून का डायलिटेशन होगी। हमने पढ़ा था कि जो एंजियोग्राफी करते हैं उसके अंदर एक वायरिंग से होती है, ऐसे वो जाती है, पहले सिंपल ऐसे लगती होती है, जब वो जहाँ पे आर्टरी की ब्लॉकेज होती है तो वहाँ पे एक बैलून सा बन जाता है, वायरिंग ओपन हो जाती है और वो जो ब्लॉकेज है उसको ख़त्म कर देती है, वहाँ पे हम स्टेंट डाल देते हैं। तो ऐसी बैलून कैथेटर एक टेक्नोलॉजी है जो हम इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे ब्लॉकेज है वहाँ पे बैलून कैथेटर जाके फाड़ दो, तो जहाँ पे ब्लॉकेज हुई है वो ख़त्म हो जाएगी और सारा ड्रेनेज सिस्टम हमारा सही हो जाएगा। तो फिर एक प्रोसीजर है डेक्रोसिस्टो राइनोस्टोमी। राइनोप्लास्टी से आपको बता रहा होगा कि हम राइनोप्लास्टी जो नाक के रिलेटेड सर्जरी हो, तो एक नाक की सर्जरी है जिसके अंदर हम अपना रास्ता बना के जो ब्लॉकेज है उसको हम दूर कर सकते हैं। उसमें एक एक्सटर्नल DCR होता है, एक एंडोलेजर DCR होता है। एक्सटर्नल DCR में क्या होगा जी, यहाँ पे हमारी स्किन प्रेजेंट है, आपको पता है नाक के जो लेटर साइड है यहाँ पे स्किन प्रेजेंट है, यहाँ पे हम स्किन में कट देंगे, यहाँ से हम एंटर होंगे और ये जो वाल है इसके उसको हम रिमूव करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे या इसको रिमूव कर दिया हुआ है, ठीक है। और हो सकता है कि यहाँ से हम सिलिकॉन ट्यूब डालें बाहर से, जैसे पहले सिलिकॉन ट्यूब डाल रहे थे, यहाँ सिलिकॉन ट्यूब डाल के यहाँ से गुजार के और अपना नाक के अंदर रास्ते के अंदर ले जाएंगे, ठीक है। वहाँ से नाक से खुद ब खुद ही बाहर आ जाएगा। सिलिकॉन ट्यूब डालनी डाल दो, नहीं तो सिंपली ये वाल को ख़त्म कर दो, जो ड्रेनेज है वो यहाँ से बाहर आनी शुरू हो जाएगी सारी, ठीक है। और फिर एक एंडोलेजर सर्जरी है, मतलब वो हम नाक यहाँ से आपको पता है स्किन को कट दी है तो यहाँ पे बाद में स्कारिंग हो जाएगी, ठीक है। बच्चा बड़ा होगा तो यहाँ पे स्कारिंग होगी, पता चलेगा साइडों से कि नाक से सर्जरी हुई थी। लेकिन आप अगर वो नहीं चाहते तो एंडोलेजर सर्जरी कर लो और नाक के सुराख के थ्रू जाते हैं और यहाँ पे जो लेटर वाल थी हमने फाड़नी थी उसको लेटर वाल को फाड़ते हैं और यहाँ ट्यूबिंग कर दो। ट्यूबिंग नहीं करनी तो वैसे ओपन छोड़ दो, वहाँ से आपकी नाक की ड्रेनेज होती रहेगी, तो सिंपली रास्ता बन जाएगा एक। तो ये डेक्रोसिस्टो राइनोप्लास्टी हो गया, राइनोस्टोमी कह लो या राइनोप्लास्टी कह लो। ये नॉर्मली हमें 6 साल के बाद करनी है जब बच्चा पैदा हो जाए, और कोई भी सर्जरी हम 5-6 महीने बाद ही करते हैं, जब बच्चा पैदा हो तब भी नहीं करते कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ये जो प्रोबिंग है इसके लिए भी हमें जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है, तो ज़रा कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं काफ़ी ज़्यादा। तो एमन्यूटोसील आ जाएगा, उसके बाद एक डिसऑर्डर है इसको हम कंजेनिटल डेक्रोसील भी कहते हैं। इसके उस केस के अंदर होता था टीयर स्टॉप अंदर जमा हो रहे थे, या फिर कोई पस वगैरह जमा हो रही थी, म्यूकोबल डिस्चार्ज जिसका और कह रहे थे। लेकिन इस केस में होगा एमनियोटिक फ्लूइड स्टोर होगा या म्यूकस स्टोर होगा। एमनियोटिक फ्लूइड आपने पढ़ा होगा जो माँ के पेट में होता है, तो उसी दौरान कोई ना कोई एनोमली आएगी कि एमनियोटिक फ्लूइड गुजर के तो हमारी सैक के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा, वो ब्लूइश ग्रे सिस्टिक स्वेलिंग कर देगा। तो नॉर्मली जो ऑब्स्ट्रक्शन आती है वो वाव ऑफ हैंसर पे आ रही होती है। आपको मैंने पढ़ाया था कि जो हमारी डक्ट आ रही है ना, ये लैक्रिमल डक्ट आ रही है और फिर वो जाके इन्फीरियर मीटर्स के अंदर ड्रेन हो रही है, तो यहाँ पे एक वाव प्रेजेंट होता है। वाल्व आपको पता है कि वाल्व का यही फंक्शन होता है, जैसे हार्ट के अंदर वाल्व का फंक्शन होता है, अगर एक मटीरियल गुजर गया हुआ है तो उसके बाद वाल्व बंद हो जाता है, ठीक है। वाल्व ने बंद हो जाना कि भाई तू वापस ना आ जाइए, मटीरियल जो नीचे गुजरा है वो वापस ना आ जाए, तो वहाँ पे वाल्व प्रेजेंट होता है। इस जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, इस जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो ऊपर सारा मटीरियल जमा होना शुरू हो जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट भी मसाज है, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देंगे, या नहीं ठीक होता तो प्रोबिंग कर देंगे हम। तो फिर इसके बाद चलते हैं हम एक्वायर्ड नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। बिल्कुल सेम सिम्टम्स और प्रोसीजर वगैरह होगा, लेकिन सिर्फ एक्वायर्ड है, हमारी ज़िंदगी में जो डिसऑर्डर आ सकता है, जो ज़िंदगी में हासिल हो सकता है किसी वजह की वजह से। कॉजेज़ क्या होंगे, एक तो आइडियोपैथिक है, हमें पता ही नहीं कि कॉज क्या है, कुछ भी नहीं पता रहा कि किस वजह से हुआ किस वजह से नहीं हुआ। फिर दूसरा सकता है ट्रॉमा है, कोई सर्जरी वगैरह हुई, सर्जरी भी आ सकती है इसके अंदर, सर्जरी हुई है तो कुछ मतलब सर्जन से कोई मसला मसाइल हो गया तो उसने डक्ट बंद कर दी है, कुछ ऐसा वैसा इशू हो गया है। या फिर ट्रॉमा हो गया, कोई मुक्का वगैरह बच गया या कोई एक्सीडेंट हो गया है तो कोई बोन वगैरह उसके अंदर जाके फंस गई डक्ट के अंदर, या कुछ ऐसा मटेरियल कोई मांस वगैरह फंस गया तो उसने डक्ट को ब्लॉक कर दिया हुआ है, तो सारे सिम्टम वही आने शुरू हो जाएंगे। फिर इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स आ जाएंगे जिसमें सार्कोइडोसिस आ जाएगा या वैगनर ग्रैनुलोमेटोसिस आ जाएगा। ये दोनों डिसऑर्डर हैं जिसके अंदर जो हमारी इम्यूनिटी है वो हाइपर एक्टिव हो जाती है, तो वो सारे सेल्स जमा होकर ग्रैनुलोमास बनाना शुरू कर देते हैं, जिसमें एपिसेलुलर सेल्स आ जाते हैं, जाइंट सेल्स आ जाते हैं, प्लाज्मा सेल्स आ जाते हैं। जब वो ग्रैनुलोमास बनाएंगे एक मास स्ट्रक्चर बना देंगे, अगर वो डक्ट के अंदर ग्रैनुलोमा बन जाएगा तो डक्ट बंद हो जाएगी, तो सारे सिम्टम्स वही आने शुरू हो जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी डक्ट की। ट्यूमर होगा, अब ये डक्ट थी साइड पे कोई नेज़ोफिरिंजियल ट्यूमर बन गया हुआ है, उसने ऑब्स्ट्रक्ट करते जाना, सारा रास्ता बंद कर देना है, ट्यूब का रास्ता बंद होना है, तो हमारा डिसऑर्डर साथ में एक्वायर्ड नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो जानी है। फिर एक डेक्रोलिथ है, डेक्रोलिथ में होता है कि जैसे आपने कुछ बैक्टीरिया पढ़े होंगे, एक्टिनोमाइसिस इसराइली हो गया, या फिर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो गया, ह्यूमन सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, या कुछ फंजाई वगैरह, अगर वो यहाँ पे डक्ट के अंदर इन्फेक्शन कर दें और इन्फेक्शन होगा, इसके इन्फेक्शन के
रिजल्ट में वहाँ पे स्टोन बन जाता है, जिसको हम डेक्रोलिथ कहते हैं। अगर स्टोन बनेगा तो रास्ता बंद हो जाएगा, रास्ता बंद होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी एक्वायर्ड केसेस की, उसको हम कहेंगे डेक्रोलिथ। ठीक है, उसमें क्लिनिकल फीचर देख रहे हैं, एपीफोरा बहुत ज़्यादा आंसू निकलने शुरू हो गए, मिक्रोपिडल डिस्चार्ज हो गया, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया हुआ है, और रिकरेंट डेक्रोसिस्टिस हो रहा है कि जो हमारी सिस्ट है ना, जो लैक्रिमल आपको सिस्ट पढ़ाई है नीचे लैक्रिमल डक्ट है, जो सिस्ट है ना, इसकी बार बार इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाएगी, और कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगा, जो कंजक्टिवा वो बार बार उसकी इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाएगी। और फिर इसका ट्रीटमेंट भी DCR है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ।